नमस्कार, जय श्री राम। नववर्ष की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से विक्रम संवत 2081 शुरू हो गया है और साथ में अलग अलग जगहों पे कहीं गुड़ी पड़वा के नाम से, कहीं उगादी के नाम से, चेट्री चंड के नाम से इस उत्सव को मनाया जाता है। और भारतीय संस्कृति में इसका बड़ा महत्व है। और बहुत सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि एक हमारा इतना पुरानी एक संस्कृति है कि हमारा अपना एक पंचांग या अपना एक कैलेंडर है, जो कि आम तौर पे मतलब बहुत विकसित जो संस्कृतियां होती हैं उनके पास इतना पौराणिक और साइंटिफिक कैलेंडर होता है कि आप समझिए हमारा विक्रम संवत इतना सोफिस्टिकेटेड कैलेंडर है कि ये सालों पहले ग्रहण के एग्जैक्ट समय तक की भविष्यवाणी कर देता है, जो कि नासा जैसी संस्थाएं जो हैं वो भी आखिरी मोमेंट तक कैलकुलेट करती रहती हैं कि कितने बजे कहाँ क्या होगा। वो कैलकुलेशंस भी हमारे इस पंचांग में साल की शुरुआत में ही, अगर आप नया कैलेंडर खरीदते हैं विक्रम संवत वाला, तो उसमें आपको पूरा समय दिख जाएगा। हर दिन का आपको सूर्योदय और सूर्यास्त का समय लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इतना सोफिस्टिकेटेड कैलकुलेशन हमारे पास ऑलरेडी है। तो इससे आप सोच सकते हैं कि हमारा जो साइंटिफिक विकास था वो कितना आगे था, और इस पे हमको गर्व करना चाहिए और इन चीज़ों को समझना भी चाहिए और दूसरे लोगों के साथ डिस्कशन में इसको रखना भी चाहिए कि भाई हमारा जो कैलेंडर है उसकी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं। तो ये एक चीज़ है। विक्रमादित्य महाराज जो थे उज्जैन के, उन्होंने इसको शुरू किया था। उनके जो महान गणितज्ञ थे महाराज वराह मिहिर, पंडित थे, ब्राह्मण थे बहुत बड़े, और बहुत बड़े ज्योतिष के, खगोल के वो थे, ज्ञाता थे। उन्होंने इस पूरे कैलेंडर की गणना करके और इसकी नींव रखी थी, और वो गणना और वो कैलकुलेशन आज तक परफेक्शन के साथ हमारे जो पंडित हैं वो करते आ रहे हैं, और हर साल जो पंचांग है वो बिल्कुल एक्यूरेट बन करके आती है। तो आज से हमारा नववर्ष शुरू होता है, क्योंकि आज से आप समझ लीजिए कि खेती का जो एक नई साइकिल शुरू होती है। गेहूं की फसल कट रही है या कट चुकी है मैक्सिमम जगहों पे, और अब नया बोनी और बाकी सारी चीज़ें, पूरा सीज़न नया चलेगा, खेती का, किसानी का, कृषि का, व्यापार का, व्यवसाय का, हर चीज़ का। तो यहाँ से आप देखेंगे कि हमारे नववर्ष हैं। अब मैं अभी बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, नहीं तो आपको ऑफिस के बाहर दिखाता कि एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष है हमारे ऑफिस के सामने, और अभी 4-5 दिन पहले तक उस पर एक भी पत्ते नहीं थे। और आज मैंने अभी जा कर के देखा थोड़ी देर पहले, तो वो हरा भरा हो गया है। उस पे सारे पत्ते नए आ गए हैं, आधे पत्ते हरे हैं, आधे गुलाबी रंग के हैं, बिल्कुल कोपलें। तो ये नववर्ष का संकेत है कि प्रकृति भी अपने आप को रिन्यू करती है, नया कर लेती है। तो हम प्रकृति के साथ चलने वाली एक सभ्यता और संस्कृति रहे हैं, तो इसलिए हमारा नववर्ष भी प्रकृति के साथ अलाइंड है। तो इसलिए इस पे गर्व करें, इसको अपने बच्चों को बताएं, सिखाएं, इसके बारे में पढ़ें, और जितना हो सके इसको प्रमोट करें। तो ये एक मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। और इसके विषय में बहुत सारे वीडियोस और चैनल्स में मिल जाएंगे आपको, पढ़ने को मिल जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी रखना हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो इस पर एक जानकारी आप लोग रखें। विक्रम संवत को अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ की राजकीय व्यवस्था में अडॉप्ट नहीं किया गया था। वहाँ सरकारी जो भारतीय कैलेंडर है वो शक संवत माना जाता है। शक हालांकि भारत में इन्वेजन करने आए थे, ये बात अलग है कि उसके बाद वो भारत के उसमें रच बस गए, लेकिन शक संवत जो है वो इतना साइंटिफिक नहीं है जितना कि विक्रम संवत है। तो आशा है कि जल्दी ही सरकार जो है इस विषय पर ध्यान देगी और सरकारी कैलेंडर को शक संवत से बदल के विक्रम संवत करेगी। हालांकि शक संवत और विक्रम संवत में महीनों के नाम आदि सब कुछ एक जैसे हैं, लेकिन विक्रम संवत जो है शक संवत से ज़्यादा रिफाइंड और सोफिस्टिकेटेड कैलेंडर है।
लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि भारत की आज़ादी के समय पे जो सरकारें आईं, वो हमेशा इस चीज़ का बखान करने से नहीं चूकती थीं कि भारत में इन्वेजन्स किसने किसने किया है। तो शक संवत को रखने का भी उनका ये था कि आप याद रखें कि शक भी विदेशों से भारत के अंदर आक्रमणकारी बन के आए थे। तो वो हर चीज़ जो आक्रमणकारियों से जुड़ी रही है, उसको हमारी आज़ादी के बाद जो सरकारें बनी, उन्होंने सेलिब्रेट करना एक वो बना रखा था, मिशन बना रखा था। उसी के तहत ये है। अब हम लोग आते हैं एक दूसरे विषय पे, जहाँ पे मुझको लगता है कि भाजपा की जो सरकार है, उसने बहुत सारी चीज़ें अचीव तो कर ली, लेकिन उसके आगे उसको इनकैश कैसे करना है और हमारे युवाओं को उसका क्या लाभ मिल सकता है, ये चीज़ें बताने में वो थोड़ा-सा चूक रहे हैं। अब अभी हाल में ग्रीस के एक हाई लेवल डेलीगेशन भारत आने वाला है। बहुत सारे एग्रीमेंट्स ग्रीस के साथ हमारे हो चुके हैं और ग्रीस की जो गवर्नमेंट है, वो कह रही है कि भारत से हमारे 2300 साल से ज़्यादा पुराने संबंध रहे हैं, सांस्कृतिक संबंध रहे हैं और ये जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, कौटिल्य के टाइम पे। और इसमें अगर आप देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो शादी हुई थी, वो ग्रीक राजा सेल्यूकस की बेटी हेलेना से हुई थी। सेल्यूकस का साम्राज्य भी काफ़ी हद तक ईरान के आसपास तक आ गया था, ग्रीक साम्राज्य, और इधर अफगानिस्तान के आगे तक भारत का भी चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था। तो हमारे दोनों साम्राज्य जो हैं वो बॉर्डर्स एक दूसरे से लगते थे और दोनों बहुत पावरफुल और बड़े और शक्तिशाली साम्राज्य थे उस समय के। और उस समय ग्रीस का जो साम्राज्य है, उनको कई जगहों पे ऐसा लगा कि भारत से हम टकरा नहीं सकते। उन्होंने ये माना था कि भारत हमसे बड़ी शक्ति है। तो उन्होंने एक शादी करके और एक पारिवारिक संबंध बनाने की कोशिश की थी और ये संबंध काफ़ी आगे तक चले। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के उसके बाद जो बेटे हुए, उनके भी ग्रीक साम्राज्य के साथ अच्छे संबंध बने रहे और उसका लाभ भी ग्रीक साम्राज्य को काफ़ी हद तक मिला, क्योंकि उन्होंने अपने साम्राज्य को भारत की ताकत दिखा करके काफ़ी एक्सपेंड किया दूसरी तरफ। तो अब ग्रीस आज की स्थिति में अगर बोला जाए तो सिर्फ एक छोटा सा देश है। उनकी अर्थव्यवस्था भी बहुत बुरी तरह चरमराई हुई है और आबादी के लिहाज से भी बहुत सीमित हो चुके हैं। सब कुछ है और ऐसे में तुर्की से वो एक बहुत भारी दबाव में रहते हैं। तुर्की उनको बहुत दबाव बना के रखता है और इस स्थिति में वो चाहते हैं कि भारत का एक बार उनको फिर से जो एक छत्र मिलता है कि हमारे यहाँ एक चक्रवर्ती सम्राट की एक कॉन्सेप्ट होता है, जो मैं पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो वो चाहते हैं कि भारत का एक छत्र छाया उनके ऊपर वापस आ जाए और वो फलें फूलें आगे बढ़ें। इस कड़ी में उन्होंने बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए हैं और ग्रीस इस समय भारत के साथ बहुत हद तक इस चीज़ के लिए लगा हुआ है कि भारत से एक एडवांस लेवल का डिफेंस एग्रीमेंट भी हो जाए। उस कड़ी में भारत के साथ उनके डिफेंस एक्सरसाइजेज होनी है और उसके लिए उन्होंने अभी मेरे ख्याल से तरंग शक्ति या क्या एक राजस्थान में एक्सरसाइज होने वाली है आर्मी की, उसमें ग्रीस की एयरफोर्स और बाकी सारे लोग हिस्सा लेने वाले हैं। 4 विमान लेकर के ग्रीस की एयरफोर्स भारत आने वाली है। उनके पास रफ़ाल्स हैं, उसके अलावा F-16 हैं। तो रफ़ाल्स लेकर के तो वो आने को तैयार थे, क्योंकि भारत के पास भी रफ़ाल्स हैं, तो उनको लगा कि आसानी होगी काम करने में। भारत की तरफ से उनको हिंट किया जा रहा है, इशारा किया जा रहा है कि आप अपने F-16 भी लेकर के आएँ, क्योंकि भारत को पाकिस्तान से एक खतरा रहता है और पाकिस्तान का जो मेन फाइटर प्लेन है वो F-16 है। तो भारतीय पायलट समझना चाहते हैं कि F-16 की क्या-क्या क्षमताएं हैं, उसकी क्या-क्या कैपेबिलिटीज़ हैं और इसलिए वो चाहते हैं कि F-16 के साथ भी एक एक्सरसाइज हो। तो मोस्ट प्रोबेबली ग्रीस
F-16s लेकर के इस एक्सरसाइज में शामिल होगा। इसके अलावा अगर आप बात करें तो ग्रीस वालों को हमारे कई सारे हथियारों के प्लेटफॉर्म्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट है। जैसे कि अभी उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया था कि वो एक एंटी शिप मिसाइल खरीदना चाहते हैं, और उसमें उन्होंने कह दिया कि उसकी रेंज 500 से 600 किलोमीटर तक होनी चाहिए, वो सुपरसोनिक होनी चाहिए, मैन्यूवरेबल होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। कुल मिला के उन्होंने ब्रह्मोस का नाम छोड़ करके बाकी स्पेसिफिकेशंस में ये कह दिया कि हमको ब्रह्मोस खरीदने की इच्छा है। तो इस टाइप का एक संबंध ग्रीस बनाने के लिए बहुत उत्सुक है भारत के साथ। इसके अलावा भारत का एक आईमैक कॉरिडोर जो है वो इस समय एक हॉट प्रॉपर्टी बना हुआ है, हॉट केक बना हुआ है, जहां एक तरफ चीन अपने BRI कॉरिडोर को लेकर के सालों से घूम रहा है पूरी दुनिया में, और आज उसका BRI कॉरिडोर जो है वो फेल होने की कगार पे है। एक एक करके देश उससे अलग हट रहे हैं। वहीं अगर भारत के आईमैक कॉरिडोर की बात करें तो आईमैक की बस चर्चा हुई थी और एक घोषणा हुई थी। उसके बाद से आज तक आईमैक के को लेकर के कोई गंभीर या बड़ी बैठक नहीं हो पाई है। लेकिन उसके बाद अगर आप समझें तो ग्रीस उसमें आगे बढ़ चुका है। आईमैक कॉरिडोर बेसिकली गुजरात के मुंद्रा और बॉम्बे का जो पोर्ट है वहाँ से शुरू होता है कि इंडिया से जो प्रोडक्शन होगा मटेरियल का, वो सऊदी अरब और कुवैत और इन कंट्रीज़ के जो पोर्ट्स हैं इन पे लैंड करेगा। यहाँ पे उसकी फर्दर प्रोसेसिंग और बाकी सारी चीज़ें होंगी, और उसके बाद लैंड रूट से रेल रूट, बाई रोड, ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होकर के पहुँचेंगी इज़राइल के हाइफा पोर्ट पे, और इज़राइल के हाइफा पोर्ट से फिर वो शिप पे लोड करके यूरोप तक पहुंचाई जाएंगी। ऐसे में ग्रीस और टर्की दो कंट्रीज यूरोप की फ्रंट कंट्रीज हैं, क्योंकि यूरोप में बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो लैंडलॉक्ड हैं, जिनके पास समंदर का रास्ता नहीं है, एक्सेस नहीं है। तो उन कंट्रीज में जो माल जाता है वो या तो टर्की के पोर्ट्स पे उतरता है या ग्रीस के पोर्ट पे उतरता है, और वहां से बाई रोड या बाई रेल उन कंट्रीज तक पहुंचाया जाता है। तो ऐसे में भारत के पास दो ऑप्शंस थे कि टर्की को इसमें हिस्सेदार बनाए या ग्रीस को बनाए, और ग्रीस इसमें एक कदम आगे बढ़ कर के आ गया है, और ग्रीस का कहना है कि यूरोप के गेटवे हम हैं, भारत हमारे साथ काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और भारत का भी इंटरेस्ट जो है वो ग्रीस को लेकर के थोड़ा ज़्यादा है। इसके अलावा ग्रीस का जो समुद्री एरिया है, उस एरिया के अंदर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं ग्रीस के पास, और उन आइलैंड्स के चक्कर में ग्रीस का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक जोन बनता है समंदर के अंदर। और इस पूरे जो इनका इकोनॉमिक जोन है, इसके अंदर ऑयल और गैस के बहुत बड़े बड़े डिपॉजिट्स हैं। तो भारत का इंटरेस्ट उसको लेकर के भी है, क्योंकि अगर हमको ऑयल और गैस के फील्ड्स मिल जाते हैं तो हमारी तो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बहुत हाई हैं इंडिया की, क्योंकि इतनी बड़ी इकोनॉमी और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। और धीरे धीरे जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को गैस पे शिफ्ट करने की सोच रही है, क्योंकि पोल्यूशन नहीं होता उसमें। जो कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उनको वो गैस बेस्ड इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए भी हमारी गैस की रिक्वायरमेंट दिन दूनी रात चौगनी बढ़ने वाली है। तो ऐसे में हमको नया गैस सप्लाईज चाहिए। वहाँ पे भी ग्रीस मोर देन हैप्पी है भारत के साथ कोऑपरेट करने के लिए, क्योंकि इनके जो इकोनॉमिक जोन्स हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा दखलंदाजी टर्की करता है, और दावेदारी वो भी करता है कि ये एरियाज़ हमारी उसके अंदर आते हैं, इकोनॉमिक जोन के अंदर आते हैं। तो उस चैलेंज में, और वैसे में ग्रीस को ऐसा लगता है कि अगर भारत यहाँ पे ऑयल एक्सप्लोरेशन, गैस एक्सप्लोरेशन करता है तो भारत टर्की को ईजिली वो कर सकता है, काउंटर कर सकता है। और टर्की को भी ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर भारत यहाँ आकर के बैठ गया तो टर्की की जो गुंडई और दादागिरी उस क्षेत्र में है, जिससे ये ग्रीस भी परेशान है और आसपास के दूसरे देश भी परेशान हैं, तो टर्की को ये मालूम है कि भारत आ गया तो हम उससे बहुत ज़्यादा देर तक उलझ नहीं सकते।
क्योंकि ग्रीस भी नेटो का मेंबर है, टर्की भी नेटो का मेंबर है, तो टर्की नेटो का मेंबर होने का एक गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर भारत वहाँ जाकर के बैठ जाता है तो नेटो के ज़्यादातर देश जो हैं वो भारत के पक्ष में खड़े हुए दिखाई देने लगेंगे। इस चीज़ से टर्की को बड़ी टेंशन हो रही है। अब मैं इसमें जो आपको मैंने बोला कि भाजपा जो काम की चीज़ है वो बता नहीं पाती है, कम्युनिकेट नहीं कर पाती है। आज युवाओं के लिए रोज़गार की जो बात होती है तो रोज़गार के अवसर जो हैं वो ऐसे खुल रहे हैं। आज हमारे युवाओं के लिए ग्रीस जैसी एक कंट्री पूरी खुली हुई है जो कि टूरिज़्म के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। उनके पास पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, मतलब यंग पॉपुलेशन उनके पास बहुत कम बची है। ऐसे में जो उनके बिजनेस और व्यापार और बाकी सारी चीज़ें उनको चलाने के लिए उनको लोग चाहिए। ग्रीस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को खुलेआम ऑफर कर रहा है कि आप अपने लोगों को भेजिए, हमारे यहाँ काम करें, बिजनेस करें, जॉब्स करें, व्यापार करें, जो कुछ भी करना है करें, हम उनको इजी वीज़ास देंगे। और इंडियंस को बहुत इजीली ग्रीस में सिटीजनशिप से लेकर के सब कुछ मिल जाता है। दूसरी एक सबसे अच्छी बात आपको मैं बताऊं तो ग्रीस की जो नॉर्मल पब्लिक है उनकी नज़र में भारत के लिए एक अलग टाइप की रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि दुनिया में अगर दो पुरानी सिविलाइजेशंस बची हुई हैं तो या तो इंडिया है और या ग्रीस है। और हमारे सिविलाइजेशंस के कनेक्ट इतने ज़्यादा हैं कि वो मानते हैं कि ये हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं, और उनकी फैमिली वैल्यूज़, उनके कल्चर और बाकी सारी चीज़ें बहुत हद तक भारत से मिलती जुलती हैं। तो ऐसे में भारत का जो युवा है, मैं उनको यही बोलूँगा कि भाई 10वीं 12वीं के बाद आप सरकारी नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना बंद करके अपने बिजनेस कैसे खड़े करने हैं उस हिसाब से अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाओ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है जो कि मतलब जॉब ओरिएंटेड कह लीजिए, या उस टाइप के कुछ सब्जेक्ट्स, स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स उसमें लाए गए हैं। आप लोग कुछ स्किल्स अडॉप्ट करिए, कुछ बिजनेस मॉडल्स अपने बारे में सोचिए और उन चीज़ों को लेकर के फॉरेन में जाने की एक बार कोशिश करिए। आप देखिए कि वहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। ये रास्ते नए खुल रहे हैं भारतीयों के लिए कि जहाँ पे वहाँ की सरकारें आपको बुलाने के लिए तैयार बैठी हैं कि आप आइए, हम आपको हर तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, इजीली आपकी कंपनीज़ को रजिस्टर करेंगे, आपको हम वीज़ास देंगे, रिलैक्स्ड नॉर्म्स पे देंगे, टैक्स के आपको बेनिफिट्स देंगे, आप आइए यहाँ बिजनेस करिए। और ये आईमैक कॉरिडोर अपने आप में इतना बड़ा एक गेम चेंजर हो जाएगा भारतीय युवाओं के लिए कि आप लोग सिर्फ ट्रेडिंग और बाकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट और इस टाइप के बिजनेस में ही अरबपति बन सकते हैं। ये अगले 10 से 15 सालों में इतना बड़ा गेम होने वाला है। ये बात है कि अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि नेक्स्ट जो बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी वो इससे जनरेट होने वाले जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चांसेस हैं, उनको लेकर के कोई एक स्ट्रक्चर बनाएगी, कोई एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाएगी ताकि हमारे युवाओं को समझ आ सके, वो अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकें। ग्रेजुएशन के साथ साथ ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ट्रेडिंग, इंटरनेशनल ट्रेड, इन सब चीज़ों में उनको एजुकेशन दी जाए कि कैसे होता है, क्या रूल्स होते हैं, क्या नियम होते हैं, आपको कैसे करना है। क्योंकि भारतीयों में एक व्यावसायिक बुद्धि उनके जीन्स में है, बहुत ज़्यादा उनको सिखाने समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस एक बेसिक नॉलेज और एक जो हेजिटेशन होता है कि यार विदेश में जाकर के काम कैसे करें। भारतीय विदेश में जाके नौकरी करने को बड़े अच्छे से तैयार होते हैं, लेकिन भारतीय समाज के अंदर वो एक नौकरी का कीड़ा ऐसा घुसा दिया गया पिछले 200 साल 300 साल में अंग्रेजों के द्वारा कि ये भूल गए हैं कि हम पहले व्यवसायी थे। नौकरी तो ये हम लोगों ने 200 साल में सीखी। हमें वापस अपने व्यवसायों को आगे बढ़ाना है, अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ाना है। छोटे से बड़े हर बिजनेस को आप इंटरनेशनल बना सकते हैं। आज किसी का सपोज इंडिया के अंदर एक ब्यूटी पार्लर है, क्यों नहीं वो दुबई या दूसरी जगह पे ब्यूटी पार्लर खोल सकता है या खोल सकती है? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
आपका हाई फाई ब्यूटी पार्लर है, आप वहाँ हाई फाई खोलिए। आपका बजट वाला है, लो लो कॉस्ट में जो आप लोग करते हैं वैसा है, आप उस लेवल का खोलिए। हर जगह हर लेवल के कस्टमर्स हैं, तो आप जा करके कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अ, आपको कुकिंग का बड़ा शौक है, आज इंडियन रेस्टोरेंट्स और इंडियन फूड और इंडियन इन सब चीज़ों का बहुत तगड़ा क्रेज़ है पूरी दुनिया में। आप वो चीज़ें शुरू करिए। आपको हो सकता है वहाँ के हिसाब से थोड़ा-सा टेस्ट कम ज़्यादा करना पड़े, वो एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कहीं पे स्पाइसेस कम खाया जाता है, कहीं ज़्यादा खाया जाता है। और भारतीय फूड में वो चेंजेस, एडॉप्शंस हर फैमिली के अंदर होते हैं। वही डिश हर फैमिली में अलग तरीके से, अलग टेस्ट की बनी हुई मिलती है आपको। तो किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज आपके फूड का दुनिया दीवानी है। आप दुनिया के किसी भी अच्छे शहर में आप चले जाइए और एक रेस्टोरेंट खोल लीजिए, आपका बिजनेस अच्छा खासा चलता है। पाकिस्तानी भारतीय रेस्टोरेंट का नाम, इंडियन रेस्टोरेंट्स, बॉम्बे रेस्टोरेंट्स, हैदराबाद रेस्टोरेंट्स, ये वो करके पाकिस्तानी जब चला रहे हैं, तो हमारे लोग क्यों पीछे बैठे हुए हैं? वो क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं? स्वीट शॉप्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस की मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वहाँ जा करके बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाइए, छोटे बिजनेसेस। और बहुत आपको ऐसा नहीं है कि लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करना है। आप यहाँ से पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक छोटी सी कोई जॉब लेकर के वहाँ रहिए, साल 2 साल वहाँ की मार्केट्स को समझिए, थोड़ा सा वहाँ के कल्चर को समझिए। जॉब आपको बस इतनी सैलरी मिल जाए कि आपका खर्चा वहाँ का निकल जाए, उतने में आप वहाँ सरवाइव करिए, सस्टेन करिए। जब आपको चीज़ें समझ में आ जाए कि हाँ यार, यहाँ पे मैं ये बिज़नेस खड़ा कर सकता हूँ, आप अपने यहाँ से, इंडिया से थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट जनरेट करके वहाँ के बैंकों वैंकों के थ्रू थोड़ा सा वो करके अपना बिजनेस सेटअप करिए। किसने रोका है? और इंडियंस को अब ये करना पड़ेगा। और आज आपके लिए इतनी पॉजिटिव सिचुएशन है कि आज चाहे वो इज़राइल हो, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो साउथ कोरिया हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो ग्रीस हो, यूरोप के बहुत सारे देश हैं, ये आपको बिल्कुल पलक पावड़े बिछा करके इंडियंस को बुलाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो बाकी दूसरी कंट्रीज से जो लोग आए हैं उनसे वो परेशान हो चुके हैं। और इंडियंस की इमेज इतनी अच्छी है पूरी दुनिया में, चाहे वो इंग्लैंड में बहुत सारे इंडियंस हैं, बहुत सारे इंडियंस अमेरिका में हैं, कि आज फ्रांस है, ये सारी कंट्रीज हैं, इनका कहना है कि इंडियंस जितने चाहे उतने आ जाएं हमारी कंट्री में, वो हमारी कंट्री के बिजनेस को बढ़ाएंगे, हमारे यहाँ वो हमारे सोसाइटी को रिच करते हैं, वो अपना कल्चर ऐड करते हैं, वो कभी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं। तो इंडियंस के साथ वो एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट जुड़ा हुआ है, तो आप इसका फायदा उठाइए। आज मैंने ग्रीस का एग्जाम्पल लिया, लेकिन अगर आप एक फ्रेंडली रिलेशंस की बात देखेंगे तो आज की डेट में पूरा मिडिल ईस्ट आप देख लीजिए, यूएई है, बाकी सब जगह हैं, यूएई और सऊदी अरब जूते मार के निकाल रहे हैं अपने देश से पाकिस्तानियों को। लेकिन दूसरी तरफ वो इंडियंस को बोलते हैं बिल्कुल आपका स्वागत है, आइए, पूरी रिस्पेक्ट है, सब कुछ है, टॉप क्लास बिजनेसेस अवेलेबल हैं इंडियंस को, कि आपको जो करना है, जैसे करना है करिए, हर तरह का छूट है, रिलैक्सेशन है। प्लस हमारी गवर्नमेंट का एक अच्छा खासा दबदबा है इन कंट्रीज के ऊपर, तो आपके साथ कुछ ऐसा गलत भी नहीं होगा जो पहले हुआ करता था। तो आज जो माहौल बदला है इंडिया का, एक रुतबा बढ़ा है दुनिया के अंदर, उसका बेनिफिट उठाइए, आगे बढ़िए और इंटरनेशनल अपने आप को लेकर के जाइए। पैसे वाला बनना, सक्सेसफुल होना, अरबपति करोड़पति बनना कोई बहुत बड़ी बात अब नहीं रह गई है। और दुनिया में इस समय इकलौती भारत की इकोनॉमी है जो 8.5% से ग्रो कर रही है। आगे जा करके इंडिया ही दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग बेस बनने वाला है। जो किसी ज़माने में चाइना हुआ करता था, वो पूरा काम इंडिया आने वाला है। तो इंडिया से बाहर ट्रेडिंग और सेल्स और बिजनेस बहुत स्कोप है, बहुत बिजनेसेस खुलने वाले हैं। किसी एक कंट्री की, किसी एक मार्केट को आप पकड़ लेंगे और उसकी ट्रेडिंग आप इंडिया से शुरू कर देंगे, तो भी आपके पास बहुत स्कोप है, बहुत चांसेस हैं बिजनेस करने के। तो इसलिए
जो यंग लोग हैं, क्योंकि हम लोगों की एज निकल चुकी है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब हमारा जो टाइम था पीक, जब हम लोग कॉलेज से ग्रेजुएट वगैरह होके निकले थे, इतने बुरा दौर था कि भटकते रह गए, नौकरियां नहीं मिलती थी। एमबीए करने के बाद जॉब्स नहीं मिल रही थी। बहुत स्ट्रगल किया मेरे बैच के दूसरे लोगों ने। मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था जॉब करने में, लेकिन मेरे जो बैच के दूसरे लोग थे जिन्होंने जॉब में कंटिन्यू किया है, उन्होंने कम से कम एमबीए करने के बाद 10 साल स्ट्रगल किया है, छोटी मोटी जॉब्स ये वो करके, साल साल 2-2 साल में जॉब्स बदल बदल के, 6-6 महीने में जॉब्स बदलना, वो सब चलता रहा है। बहुत स्ट्रगल किया है। एक रूम के अंदर 2-2 लोग, 3-3 लोग रह रहे हैं क्योंकि इतनी सैलरी नहीं मिल रही। तो वो वाली, हम लोग तो उस दौर से निकले हैं। देश के अंदर ही अपॉर्चुनिटी नहीं थी, बाहर की तो बात ही छोड़ दीजिए। बाहर तो इंडियंस की कोई ना वैल्यू थी ना इज्जत थी। जब हमारी गवर्नमेंट्स की ही कोई इज्जत और वैल्यू नहीं थी तो हम लोगों की क्या होगी एज ए सिटीजन। लेकिन आज की डेट में अगर आप देख रहे हैं तो ये मोदी जी का जो आपको रुतबा दुनिया भर में दिखाई देता है, ये रुतबा आपके लिए भी है, इसका फायदा उठाइए। और विदेशों में, इवन मैं कहता हूं रशिया जैसी कंट्री, आज आपको एक छोटी सी, आप एक कार रिपेयरिंग की वर्कशॉप खोल दीजिए रशिया में, बहुत काम है। उनके यहाँ भी वही प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन नहीं है, उनके पास लोग ही नहीं है छोटे छोटे ये बिजनेस चलाने के लिए। लेकिन लोगों के पास गाड़ियां तो हैं, उन्हें तो उसको रिपेयर करवाना है। टेलर्स की शॉप, कपड़ों की शॉप, इस टाइप के बिजनेसेस, इन सब चीजों की जरूरत है वहां पे। इनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है। आप इंडिया से परचेज करो, वहां ले जा करके बेचो, वो लोगों के यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। कपड़ा तो चाहिए हर आदमी को, रोटी तो चाहिए हर आदमी को, मकान तो चाहिए हर आदमी को। तो ये रोटी कपड़ा मकान के जो बिजनेसेस हैं, ये तो दुनिया के कोने कोने में हर किसी की जरूरत है। इन्हीं 3 फील्ड्स में आप अपना कारोबार सेटअप करने की कोशिश करिए। भारत में नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, आप बस अपने आप को जिस भी कारोबार में सेट करना है उसकी यहाँ पे एक अच्छे से ट्रेनिंग कर लें, प्रोफेशनल लेवल पे अपने आप को डेवलप कर लें। उसके बाद बाहर की मार्केट को 1 साल 2 साल समझने के लिए वहाँ रुकिए, कोई जॉब ले लीजिए छोटी सी, और उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करिए। एक अच्छी मार्केट रिसर्च करके, स्टडी करके कि क्या बिजनेस चलेगा, किस लोकेशन पे चलेगा, कितने बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ मुझे शुरू करना है, ये सारा स्टडी करके, रिसर्च करके आगे बढ़ने की कोशिश करिए। और मैं पेरेंट्स को भी बोलूँगा कि बच्चों को अननेसेसरी पुश मत करिए कि तुमको आईआईटी में ही जाना है, तुमको डॉक्टर ही बनना है। अगर उसकी कैलिबर होगा, उसका क्षमता होगी, वो कर लेगा। मार मार के आप उसे कुछ नहीं बना पाएंगे। तो बेटर है कि अगर उसका इंटरेस्ट बिजनेस और कारोबार में है, पढ़ाई में उतना ज़्यादा नहीं है, तो उसको उस तरीके की एजुकेशन और बाकी सारी चीज़ें दीजिए। अपने बच्चों की खुद काउंसलिंग करिए, खुद अंदाज लगाने की कोशिश करिए कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। और ये दिमाग से निकाल दीजिए कि बिजनेस बड़ी खतरनाक या रिस्की चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। आज इसका एक अच्छा खासा स्कोप है, अच्छी खासी चांसेस हैं, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और इंडिया से ज़्यादा विदेशों में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो वहाँ कोशिश करें एक्सपैंड करने का, काम करने का। एक अच्छी लाइफ भी जी सकते हैं आप, प्लस एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और प्लस सरकार जो है भारत की, वो जिस तरीके के अंधाधुंध एग्रीमेंट्स और सारी चीज़ें कर रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और ये और वो, उसका फ़ायदा उठाइए ना। क्योंकि ये जो दूसरे देश हैं, ये अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए भारत के साथ दुनिया भर के एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन इन देशों को भी पता है कि हमको हमारी अर्थव्यवस्था भी चलानी है, तो उसके लिए हमारे पास ही पॉपुलेशन नहीं है, वर्कर्स नहीं है, लोग नहीं है। तो वहाँ पे आप इधर से भी काम करिए, उधर से भी काम करिए। तो मेरा ये एक संदेश है कि थोड़ा सा हम अपनी सोच को बदलें, वाइडर करें, बड़ा करें, और गवर्नमेंट से भी मेरी ये उम्मीद होगी कि ये चीज़ थोड़ा सा जनता के साथ कम्युनिकेशन करने की कोई एक स्ट्रैटेजी बनाएं, और जो हमारे युवा हैं
उनको वो स्किल्स देने की कोशिश करें ताकि वो लोग बाहर जा कर के इस टाइप के कामों को शुरू कर सकें। तो आज नववर्ष था तो मैंने सोचा एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया आइडिया लेकर के आपके साथ डिस्कशन किया जाए, तो इसलिए मैंने इस बारे में थोड़ी सी बात की और आशा है कि आप लोग इस मामले में थोड़ा सा सोचेंगे, विचारेंगे और आगे कुछ प्लान करेंगे। नमस्कार, जय श्री राम।